वेलकम टू रिकैप वाला। साल 1997 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी है दी जैकल। ये कहानी है एक गुमनाम कॉन्ट्रैक्ट किलर की जिसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा और दो देशों की पुलिस मिलके भी इसे किलिंग करने से रोक नहीं पाती क्योंकि ये किलर अपने शिकार को मार के ही दम लेता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1990 में रशिया के मॉस्को से। एफबीआई और रशियन सीक्रेट सर्विस के लोग एक गाजी नाम के रशियन माफिया लीडर पे एक क्लब के बाहर से नजर रख रहे हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन रशिया से अमेरिका तक ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं। अमेरिकन एफबीआई की तरफ से डेप्यूटी डायरेक्टर प्रेस्टन और रशियन की तरफ से एक फीमेल आर्मी मेजर वैलेंटीना इस ऑपरेशन को लीड कर रहे होते हैं। और गाजी का चेहरा कंफर्म होते ही एफबीआई और रशियन आर्मी की एक टीम उस क्लब में रेड मारती है। गाजी उन्हें देख के जरा भी नहीं घबराता क्योंकि उसे किसी अरेस्ट का कोई डर नहीं होता और वो वैलेंटीना को देख के उसके चेहरे का मजाक भी उड़ाता है क्योंकि उसके चेहरे पे वॉर के दौरान जलने से एक मार्क पड़ गया था। गाजी एफबीआई वालों को गालियां भी देता है और प्रेस्टन पे अटैक करता है जब वैलेंटीना उसे रोकती है और सेल्फ डिफेंस में उसे शूट करके मार डालती है। अपने छोटे भाई गाजी की मौत से टैरेक मुराद बेहद गुस्से में आ जाता है जो रशिया का सबसे अमीर क्राइम सिंडिकेट का मालिक होता है और वो अपने आदमियों को रशियन आर्मी के उन सोल्जर्स को मारने का काम भी देता है जो गाजी के अटैक में शामिल थे। और अमेरिकन से बदला लेने के लिए वो एक गुमनाम कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाता है जिसे सब जैकल कहते हैं और टैरेक उसे एक बेहद बड़े अमेरिकन शख्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। जैकल $70 मिलियन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और टैरेक को फॉरेन रशिया छोड़ देने के लिए कहता है क्योंकि इस काम के बाद रशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट्स उसके पीछे पड़ जाएंगे। रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस से प्रेस्टन और वैलेंटीना को पता चलता है कि टैरेक फिनलैंड भाग गया है और अब वो अपने भाई की मौत के लिए अमेरिकन से बदला लेने के लिए कोई बड़ा प्लान बना रहा है। रशियन सोल्जर्स टैरेक के एक आदमी को अरेस्ट करके टॉर्चर करते हैं जो उन्हें जैकल का नाम देता है और उस आदमी के सूटकेस में उन्हें एफबीआई के डायरेक्टर डोनाल्ड ब्राउन का नाम मिलता है। जैकल का असली नाम किसी को नहीं पता होता पर रशियन केजीबी और सीआईए की फाइल्स में उसका जिक्र होता है जिसने सालों पहले उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की होती हैं और उन्हें पता चलता है कि जैकल अपने काम में सबसे माहिर है और अगर एक बार वो किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो उसे मारे बिना नहीं रुकता। और प्रेस्टन भी सारे एफबीआई को अलर्ट कर देता है कि एफबीआई के डायरेक्टर की जान खतरे में है और वो लोग अपने डायरेक्टर की सिक्योरिटी भी बढ़ा देते हैं। उधर हम जैकल को एक एयरपोर्ट पे देखते हैं जो एक कनेडियन आदमी का पासपोर्ट चुरा लेता है और वहां से लंदन चला जाता है। लंदन जाके वो एक डॉक्यूमेंट फोर्जर से कुछ नए नाम के पासपोर्ट्स और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है जिसके बाद वो अपने एक इंटरनेशनल बैंक की ब्रांच में विजिट करता है। बैंक के सभी बोर्ड मेंबर्स उसे ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो हर महीने यहाँ अपने करोड़ों डॉलर्स जमा करवाता है और टैरिक के दिए हुए पैसे भी उसे यहीं मिलते हैं। बैंक के ही एक कंप्यूटर से ऑनलाइन जाके वो डार्क वेब पे अपने नए शिकार के लिए एक माउंटेड मशीन गन ऑर्डर करता है और उसे कनाडा के मॉन्ट्रियल में डिलीवर करवाने का ऑर्डर प्लेस करता है। इसके बाद अपना होलिया बदल के एक नई पहचान के साथ जैकल फ्लाइट से कनाडा के मॉन्ट्रियल आता है और एक बार फिर से अपना होलिया बदल के वो एक सेकंड हैंड मिनी वैन खरीदता है जिसे वो एक गैराज में लाता है और उसका कलर भी चेंज कर देता है। उधर अमेरिका में प्रेस्टन और वैलेंटीना को पता ही नहीं होता कि जैकल कौन है और उसे कैसे रोका जाए क्योंकि वो अपना हुलिया बदलने में माहिर होता है और किसी ने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा होता। काफी ढूंढने पे पुराने रिकॉर्ड्स में उन्हें एक आईआरए के स्नाइपर डेक्लैन और उसकी गर्लफ्रेंड इजाबेला के बारे में पता चलता है जिन्होंने 8 साल पहले जैकल के साथ एक मिशन को अंजाम दिया था और वो इकलौते ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जैकल को आज तक ठीक से देखा है। एफबीआई को इजाबेला का कोई एड्रेस नहीं मिलता पर वो डेक्लैन को ढूंढ लेते हैं जो टेररिज्म के एक केस में बॉस्टन की एक जेल में बंद होता है। प्रेस्टन और वैलेंटीना जेल में जाके डेक्लैन से मिलते हैं और इजाबेला का एड्रेस मांगते हैं पर वो उनकी हेल्प करने के लिए अपनी सजा माफ करवा के जेल से बाहर आने की कंडीशन रखता है और कहता है कि इजाबेला के साथ साथ मैंने भी जैकल का चेहरा देखा है क्योंकि इजाबेला और मैंने उसके साथ लीबिया में एक मिशन किया था जहाँ वो हमें डबल क्रॉस करके भाग गया था और वहीं उसकी वजह से इजाबेला का गोली लगने से मिसकैरेज हुआ था जो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। डेक्लन कहता है कि इजाबेला और मैं हम दोनों ही जैकल से बदला लेना चाहते हैं इसलिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और प्रेस्टन उसे जेल से बाहर निकलवा देता है और वो सब वहाँ से इजाबेला के घर जाते हैं जो अब मैरिड होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। इजाबेला डेक्लन को देख के बेहद खुश होती है और वो वैलेंटीना को जैकल का कुछ हुलिया बताती है और कहती है कि उस आदमी की नेशनैलिटी अमेरिकन है जो अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज में सर्व कर चुका है और उसके पास अच्छा कॉम्बैट और वेपन एक्सपीरियंस है। उधर कनाडा में फिर से जैकल अपना हुलिया बदल के एक शिपिंग डॉक से अपनी वो ऑर्डर करी हुई हाई कैलिबर गन पिक करता है जो एक बॉक्स में बंद होती है। पर रात को वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं।
वो एक साइबर कैफे में जाके अपने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के कॉन्टैक्ट से उन लोगों के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो लोग कोई पुलिस वाले नहीं है। अपने उस कॉन्टैक्ट से उसे पता चलता है कि उसे फॉलो कर रहे वो लोग आर्म्स स्मगलर और हाईजैकर्स हैं, जिन्हें इंटरनेट से जैकल की यूनिक ऑर्डर करी हुई गन के बारे में पता चल गया था और वो लोग उसे मार के उसकी गन लूटने आए होते हैं। वो एक पार्किंग लॉट तक उन लोगों को ले जाता है और उन्हें चकमा देके उनमें से एक आदमी को मार डालता है और अपनी उस गन के साथ वहां से भाग निकलता है। इसके बाद जैकल एक और नए नाम और पहचान के साथ एक इयान लेमॉन्ट नाम के कार मैकेनिक से मिलता है और उससे अपनी वैन के अंदर एक घूमने वाला मेटालिक ट्राइपॉड सेट करने का काम देता है, जिसपे वो अपनी इस नई गन को प्लेस करेगा। इयन ऐसा ही करता है, पर जब जैकल उससे उस ट्राइपॉड के कंट्रोल सीख रहा होता है तब इयन समझ जाता है कि वो इस ट्राइपॉड के ऊपर कोई बड़ा हथियार लगाने वाला है और वो अपना मुंह बंद रखने के लिए उससे और पैसों की डिमांड करता है। जैकल उसे और ज्यादा पैसे देने के लिए मान जाता है, पर वो उसे अपने साथ इस हथियार के एक फायरिंग टेस्ट के लिए चलने के लिए कहता है। इयन मान जाता है और वो जैकल को ट्राइपॉड और गन को रिमोट से ऑपरेट करना सिखाता है। एक बार गन फायर करने के बाद जैकल इयन की तरफ वो गन पॉइंट करता है और उसे भागने को कहता है और इयन समझ जाता है कि वो उसे कोई पैसे नहीं देने वाला और इयन भागने लगता है। जैकल उस हाई कैलिबर गन से पहले इयन का एक हाथ उड़ा देता है और उसके बाद उस पे कई सारे राउंड फायर करता है, जिससे इयन और उस जगह के परखच्चे उड़ जाते हैं। FBI को एक पासपोर्ट चोरी की रिपोर्ट से ये पता चल चुका होता है कि जैकल कनाडा में है और उन्हें इयन की डेड बॉडी के टुकड़े भी मिल जाते हैं और इयन की पहचान करके जब वो उसके गराज में जाते हैं तब इयन के नोट्स पढ़ के उन्हें पता चलता है कि इयन ने जैकल के लिए एक ट्राइपॉड बनाया है जिसे किसी वैन में रखा गया है और उस ट्राइपॉड के ऊपर कोई बेहद ही बड़ी हाई कैलिबर की मशीन गन लगी है जो कुछ सेकंड्स में ही हजारों राउंड्स गोलियां फायर कर सकती है। प्रेस्टन और वैलेंटीना को पता होता है कि जैकल FBI के डायरेक्टर को मारने कनाडा से अमेरिका जरूर आएगा और डेक्लन कहता है कि FBI को अपने पीछे लगा देख के वो अमेरिका में एंटर करने के लिए एयरपोर्ट या रोड यूज नहीं करेगा, क्योंकि कैनेडियन बॉर्डर पे इस वक्त बेहद कड़ी चेकिंग होगी और वो जरूर पानी के रास्ते किसी शिप या बोट के थ्रू अमेरिका में एंट्री लेगा। डेक्लन का अंदाजा बिल्कुल सही होता है और हम देखते हैं कि जैकल कनाडा से एक बोट खरीदता है और अपनी गन को डिसमेंटल करके बोट में अलग अलग जगह छुपा देता है। उसी दिन अमेरिका के शिकागो में एक सी फेस्टिवल भी होता है और जैकल भी अपनी बोट पे अमेरिकन झंडा लगा के बोट्स की भीड़ में शामिल हो जाता है। पर डेक्लन की बात मान के प्रेस्टन और FBI के लोग कोस्ट पे पहुंच के जैकल और उसकी गन को तलाशने लगते हैं और सभी टीम्स बना के अलग अलग जगह उसे ढूंढने लगते हैं। डेक्लन सबकी तरह अपने लिए भी एक गन मांगता है, पर प्रेस्टन कहता है कि तू अभी जेल से पैरोल पे बाहर है और एक FBI ऑफिसर भी नहीं है, इसीलिए मैं तुझे कोई हथियार नहीं दे सकता। सभी लोग जैकल की बोट को ढूंढने लगते हैं और कोइंसिडेंटली डेक्लन को जैकल दिखाई दे जाता है, जिसे वो पहचान भी जाता है। जैकल उसे देख के स्माइल करता है और उस पर फायर करने लगता है, पर वैलेंटीना उस पर फायरिंग करके डेक्लन की जान बचा लेती है और फायरिंग से बचने के लिए डेक्लन पानी में कूद जाता है। खुद पे फायरिंग होता देख के जैकल भागने लगता है और इससे पहले कि वैलेंटीना और प्रेस्टन उसे रोक सके वो एक ग्रे कलर की वैन में बैठ के वहां से बच के निकल जाता है। डेक्लन प्रेस्टन से कहता है कि जैकल मुझे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, बल्कि वो मुझे देख के स्माइल कर रहा था जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि मैं FBI के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे ऑफिस में से कोई उसे अंदर की खबरें दे रहा है। प्रेस्टन पहले तो उसकी बात नहीं मानता, पर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पे और फोन टैपिंग से उसे पता चल जाता है कि एक रशियन एम्बेसडर उनकी मीटिंग की सारी बातें जैकल को बता रहा था और उस आदमी को उनके ऑफिस से निकाल के रशिया भेज दिया जाता है और FBI के अंदर जैकल का वो सोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। डेक्लन कहता है कि अगर जैकल मेरे बारे में जानता है तो वो जरूर इजाबेला की फैमिली की लोकेशन भी जानता होगा, पर प्रेस्टन कहता है कि उसने पहले ही वैलेंटीना और अपने 2 एजेंट्स को इजाबेला और उसकी फैमिली को एक सेफ हाउस में शिफ्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। पर अब तक जैकल भी इजाबेला के घर पहुंच चुका होता है और वो एक एक करके वैलेंटीना के साथ गए दोनों FBI एजेंट्स को मार देता है और वैलेंटीना भी उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाती। जैकल बेहद क्लोज रेंज से वैलेंटीना को एक गोली मारता है और उसे खत्म करने के बजाय वहीं धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ देता है। वो जाने से पहले वैलेंटीना से कहता है कि डेक्लन से कहना कि वो औरतों को सेफ नहीं रख सकता और उसके जाने की काफी देर बाद प्रेस्टन और डेक्लन कई सारे पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचते हैं। अपने जख्मों की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टर्स वैलेंटीना को बचा नहीं पाते, पर वो मरने से पहले डेक्लन को जैकल का वो मैसेज देती है और उसकी मौत से प्रेस्टन और डेक्लन बेहद अपसेट होते हैं। इजाबेला भी अपने घर आके देखती है कि जैकल ने क्या किया है और वो डेक्लन से कहती है कि अगर जैकल को मारा नहीं गया तो वो हम दोनों का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ही उसके अगेंस्ट FBI की हेल्प कर रहे हैं।
उधर हम देखते हैं कि जैकल गे होने की एक्टिंग करके एक गे आदमी डगलस से दोस्ती बढ़ाने लगता है जो वॉशिंगटन में रहता है, और जैकल डगलस की कार से उसका पार्किंग परमिट भी चुरा लेता है। दरअसल वॉशिंगटन में कुछ दिनों बाद एक नए कैंसर हॉस्पिटल की ओपनिंग होने वाली होती है, जिसके इनॉग्रेशन में FBI के डायरेक्टर समेत कई बड़े लोग आने वाले होते हैं, और वहीं मीडिया और पुलिस के सामने जैकल का सरेआम किलिंग करने का प्लान होता है, जिस काम के लिए वो अपनी गन के साथ वॉशिंगटन सिटी भी आ चुका होता है। डेक्लन जैकल के उस मैसेज के बारे में बार बार सोच रहा होता है जो उसने वैलेंटीना को दिया था, और उसे समझ आ जाता है कि औरतों की सेफ्टी से उसका मतलब FBI डायरेक्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की वाइफ है, जो FBI के डायरेक्टर और कई बड़े मिनिस्टर के साथ कल एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आने वाली है। FBI के लोग जैकल का स्केच न्यूज में रिलीज कर देते हैं, पर अब तक वो वॉशिंगटन में डगलस के घर आ चुका होता है, और उसी के गैराज के एक रेड मिनी वैन में उसने अपनी गन फिक्स भी कर दी होती है, क्योंकि डगलस वहीं का रहने वाला होता है और उसकी वैन और पार्किंग टिकट को कोई क्रॉस चेक भी नहीं करेगा। डगलस भी न्यूज में वो चेहरा देखता है जो FBI ने रिलीज किया है, और उसे वो जैकल से मिलता हुआ लगता है, पर जैकल उसे शूट करके मार देता है, और अगले दिन एक पुलिस यूनिफॉर्म पहन के वो उस रेड मिनीवैन को हॉस्पिटल से कुछ दूर पार्क कर देता है। डेक्लिन प्रेस्टन और कुछ कमांडोज के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ के उसी हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन में आने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ जैकल प्रेसिडेंट की वाइफ पे अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा। डेक्लिन की अब तक की बहादुरी और लॉयल्टी देख के प्रेस्टन उसे एक स्नाइपर राइफल और स्पॉटर दे देता है, और हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही डेक्लन एक स्पॉटर के साथ उस हॉस्पिटल की छत पे पोजीशन ले लेता है, और प्रेस्टन प्रेसिडेंट की वाइफ के स्टेज की तरफ जाता है। जैकल वैन से काफी दूर आके एक बेंच पे बैठ जाता है और सीक्रेटली रिमोट कंट्रोल से गन को स्टेज के ऊपर टारगेट करने लगता है, और प्रेसिडेंट की वाइफ की स्पीच शुरू होते ही वो अपनी गन का निशाना लॉक कर देता है। डेक्लन को ऊपर से जैकल तो नजर नहीं आता, पर वो अपने स्नाइपर वेपन के स्कोप से उस वैन को स्पॉट कर लेता है, जिससे बाहर आती हुई मशीन गन भी उसे दिख जाती है, और वो निशाना लगा के उस गन का स्कोप उड़ा देता है। डेक्लन की गोली चलते ही जैकल की गन का लेंस टूट जाता है, और वो समझ जाता है कि FBI वालों ने उसकी गन को ढूंढ लिया है, पर उसने पहले ही अपना निशाना सिलेक्ट कर लिया होता है, इसीलिए वो बिना स्कोप के ही रिमोट से अपनी गन फायर करता है, और प्रेस्टन भाग के प्रेसिडेंट की वाइफ पे कूद के उसकी जान बचाता है, और सारे स्टेज पे जैकल की गन से हैवी फायरिंग होने लगती है, और इस फायरिंग में प्रेस्टन समेत कई लोगों को गोलियां लगती हैं। अब तक बाकी स्नाइपर्स भी जैकल की गन को देख चुके होते हैं, और वो फायरिंग रोकने के लिए उस वैन के पेट्रोल टैंक पर फायर करके उसे उड़ा देते हैं। जैकल समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, और अब सारे वॉशिंगटन की पुलिस भी अलर्ट हो चुकी होगी, इसीलिए वो भगदड़ का सहारा लेके मेट्रो स्टेशन में घुस जाता है और पुलिस यूनिफॉर्म उतार के भागने लगता है। डेक्लन भी उसे देख लेता है और वो बिल्डिंग से नीचे आके उसके पीछे मेट्रो स्टेशन में घुस जाता है। वो प्रेस्टन के दिए हुए एक फोन से इजाबेला को भी अपनी लोकेशन बता देता है, और काफी भीड़ में भी डेक्लन उसे स्पॉट कर लेता है, पर जैकल एक ट्रेन के सामने जंप करके मेट्रो के ट्रैक्स पे भागने लगता है, और डेक्लन भी उसका पीछा करता है। जैकल एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आके एक पुलिस वाले को शूट कर देता है, और एक इनोसेंट लड़की को भी होस्टेज बना लेता है। जैकल फिर से डेक्लन को चिढ़ाता है कि तू औरतों को सेफ नहीं रख सकता, और डेक्लन उसके सामने आके अपनी गन फेंक देता है ताकि जैकल किसी इनोसेंट को ना मारे। जैकल उस लड़की को छोड़ देता है, पर जैसे ही वो डेक्लन को निशाना बना रहा होता है, पीछे से इजाबेला वहां आके उसे गले में शूट कर देती है, और मिस फायर से डेक्लन के पैर में भी एक गोली लगती है। इजाबेला डेक्लन को संभालने लगती है, पर डेक्लन देखता है कि घायल हालत में भी जैकल एक दूसरी गन निकाल रहा है, और वो इजाबेला की गन से उस पे कई राउंड्स फायर करता है, और जैकल मर जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि प्रेस्टन और डेक्लन एक अननोन ग्रेव में जैकल को दफन होता देख रहे होते हैं। प्रेस्टन कहता है कि वो रशिया वापस जाके टेरेक मुराद को पकड़ने वाला है, जिसने जैकल को इस असैसिनेशन के लिए हायर किया था। वो बोलता है कि ऐसे पब्लिकली प्रेसिडेंट की बीवी को बचाने की वजह से उसका प्रमोशन हो गया है, और अब उसका करियर लाइफ टाइम के लिए सेट है। पर वो डेक्लन को कहता है कि सरकार ने उसकी सजा माफ करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस थे, और वो अपने कॉपरेशन के लिए उसको एक मिनिमम सिक्योरिटी जेल में भेजने वाले हैं, जहां कैदियों की लाइफ बेहद कंफर्टिंग होती है। प्रेस्टन कहता है कि वो सामने वाली शॉप में कॉफी पीने जा रहा है और अगले 30 मिनट तक वापस नहीं आएगा, जो उसका कहने का तरीका होता है कि डेक्लन अगर चाहे तो यहाँ से भाग सकता है। और हम देखते हैं कि प्रेस्टन की कॉफी शॉप में जाते ही डेक्लन दूसरी तरफ चल पड़ता है, जहाँ से वो अपने देश आयरलैंड जाके एक आजाद आदमी की तरह रहेगा। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।